ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको अभी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर्ली इधर शो हो रही है? यहाँ पे यस लिखते हैं, कोई इशू हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। क्या चल रहा था अभी? अभी चल रहा था IUCN, और IUCN के अंडर जो भी आपकी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उनका क्लासिफिकेशन। सो IUCN ने 9 स्पीसीज को क्लासीफाई किया, कैटेगराइज किया, जिसमें से जो रेड लिस्ट है उसको 5 कैटेगरीज दी गई हैं। हमने पांचों कैटेगरीज देखी। उसके बाद हमने देखा कि IUCN की लिस्ट के हिसाब से कुछ एक इवेल्युएटेड है, कुछ एक नॉन इवेल्युएटेड है। इवेल्युएटेड में आपके पास एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नेक्स्ट है आपके पास थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, एंड लास्ट इज लीस्ट कंसर्न। तो आपके पास जो पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट है, मींस कुछ एक प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त मींस यहाँ से गायब हो चुकी है, दिस आर डिसअपियर्ड। कुछ एक जो है वो वाइल्ड लाइफ से ही डिसअपियर्ड हुई है। फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट या किसी जंगल से ये डिसअपियर हुई है। नेक्स्ट आपके पास थ्रेटेंड मींस ये खतरे में पड़ी हुई है, खतरे से संभावित है। या फिर नियर थ्रेटेंड मींस खतरे के नजदीक है। नेक्स्ट है आपके पास लीस्ट कंसर्न, तो अभी इनका सच उतना ज्यादा खतरा नहीं है या इनके ऊपर अभी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है। सो दीज आर दी स्पीसीज। अभी आगे इन्होंने थ्रेटन्ड स्पीसीज को भी 3 कैटेगरी में बांट दिए, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मींस जिनके ऊपर बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि 90% जो इनकी प्रजातियां हैं वो दे आर थ्रेटेंड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये खतरे से प्रॉपरली संभावित है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड, जो कि मॉडरेट लेवल पे चल रही हैं, एंड लास्ट में वल्नरेबल, जिनके ऊपर खतरा आ सकता है, चांसेस है। सो यहाँ पे अभी डाउटफुल है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल है, एंड देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दे आर हाईली या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हिंदी में मीनिंग दिखाऊं? हिंदी में कुछ और मीनिंग होगा। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, गंभीर लुप्त प्राय है ना, गंभीर रूप से ये विलुप्ति की ओर जा रही है, राइट। नेक्स्ट एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, है ना। एंड नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल मतलब जो प्रजातियां थोड़ी वीक हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं धीरे धीरे। सो दीज आर दी स्पीसीज, इनका ये कैटेगराइजेशन किया गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अभी अगर आपने नोट नहीं किया था आप नोट कर लीजिए। अब मुझे देखने दो, इसमें कुछ एक चीजें रह चुकी हैं 98 नंबर पे। हाँ जी, नॉन इवेल्युएटेड में एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। ज्यादातर इवेल्युएटेड को ही आपने याद रखना, नॉन इवेल्युएटेड को मत याद रखिए, ओनली इवेल्युएटेड लिस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई इशू यहां तक? ओके, डन। फिर से डरा रहा है ना बीच बीच में। अब आप लिखिए UNFCCC, ये नहीं किया हमने ना। UNFCCC, that is United Nations Convention on सॉरी, ये रह गया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जब मैंने 6th क्लास में पहली बार ग्लोबल वार्मिंग शब्द सुना था तो उतना समझ में नहीं आया था।
फिर जब 7th क्लास में मैंने क्लाइमेट चेंज पढ़ा था, तब भी मुझे ऐसा समझ में नहीं क्या होता होगा ये, बट अब धीरे धीरे बहुत अच्छे से और एवरीडे समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट थी कि आप धूप में ज्यादा समय तक खड़े नहीं हो सकते थे। आज आपने देखा कि यहाँ पे बारिश हो गई, अब कल आप दोबारा देखेंगे कि ये सब चीजें हो रही है। अभी लास्ट सन 2000 से लेके 2000 ईयर से लेके 2025 तक कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा हीटेड गर्मी रही है जनवरी और फरवरी में। सो इसी को आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब उस टाइम पे समझाना टीचर्स को मुश्किल था, बट अभी इजी है क्योंकि आप कह सकते हैं कि एवरीडे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेदर चेंज नहीं कह सकते, बट दिस इज क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि 25 से 30 साल में कभी ऐसा नहीं हो कि जनवरी में इतनी तेज धूप पड़ी हो और कोहरा पड़ा ही ना हो। सो इसी को कहते हैं आप क्लाइमेट चेंज, या फिर जलवायु परिवर्तन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वैश्विक जो सब जगह की भी हीट स्टार्ट हो चुकी है। सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सो इन्होंने कन्वेंशन किया है, तो इसके बारे में लिखिए आप, क्लाइमेट चेंज के बारे में ये। सो इट इज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी, इट इज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी, environmental treaty that was produced at the Earth Summit 1992. That was produced at the Earth Summit 1992, अर्थ समिट 1992। तो ये एक पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक संधि की गई थी, ट्रीटी की गई थी, और इसका जो प्रपोजल था वो अर्थ समिट जब हुई 1992 में, वहां पे इसको रखा गया था सबके सामने। अब एम क्या है इसमें लिखिए, एम टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ to reduce emissions of greenhouse gas, not gases, greenhouse gases contributing to global warming, इसमें एक कोट है, कोट मैं लिखाऊंगा आपको। टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट लो लेवल, इनफ लेवल टू प्रिवेंट ग्रीनहाउस एंड एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट। छोड़ो, इसमें लिखिए ओपन फॉर सिग्नेचर 1992। इसमें कहानियां बहुत सारी है ना, तो सारी कहानियां नहीं लिखनी है। मैं भी इसमें देख रहा हूं कि क्या कुछ चीजें रिमूव की जाए। प्रोड्यूस या फिर ओपन फॉर साइन 1992 and came into force 1994। तो 1992 में प्रस्ताव रखा गया कि इसके ऊपर हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर हो गए 1992 में, फिर काम करना शुरू किया इसने 1994 से। सो 94 से ये इंप्लीमेंट हुई है। इसमें लिखिए अर्लियर दिस ट्रीटी framed nothing mandatory limits for greenhouse gas emissions. Earlier this treaty framed set no mandatory limits for greenhouse gas emissions for individual
for individual nations. Nothing mandatory. Limits for greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emissions for individual nations. For individual nations. Individual nations. And not even the enforcement. Not even the enforcement. Not even the enforcement provisions. Not even the enforcement provisions. Enforcement provisions means legally not binding. Means legally not binding. Legally not binding. पावर सेविंग तो है इसमें. Legally not binding. उसके बाद लिखिए later on this treaty adopted. Later on this treaty adopted various protocols. Later on this treaty adopted various protocols such as Kyoto Protocol. Such as Kyoto, KYOTO. Such as Kyoto Protocol. Kyoto Protocol. That become much better. That become much better for enforcement of. That become much better for enforcement of. For enforcement of environmental laws. Environmental laws. तो एज सच UNFCCC सर स्कूल की EBS से बिल्कुल डिफरेंट है अभी की EBS. वो स्कूल लेवल की EBS थी, ये इंटरनेशनल लेवल की EBS है. होता है उसमें डिफरेंस था. आप भी ठीक कह रहे थे इतना, क्योंकि स्कूल लेवल पे उतना एज सच 6, 7, 8 में क्या ही समझाएंगे किसी को, क्योंकि कुछ एक कन्वेंशन समझ नहीं आएंगे कन्वेंशन होता क्या है. सो इसलिए कई बार आपको कहा जाता है कि 6 to 8 NCERT नहीं पढ़नी है, 9, 10 की NCERT पढ़ो या 11, 12 की, क्योंकि आपका लेवल अभी हाई है. वहाँ पे छोटे बच्चे उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए NCERT वो बहुत ज्यादा पतली किताबें होती है और चैप्टर में क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं. अब उनको पूरा मैप पढ़ाने कैसे बैठोगे, बच्चों ने अभी तक उतना देखा भी नहीं है. तो इसलिए ये EVS जो है, ये EVS नहीं है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी है. EVS तो एक हम मतलब एक टाइप से वो सप्लीमेंट्री होता था. EVS कॉलेज लेवल पे भी आपसे छोटा सा एग्जाम लेते थे EVS का. जितना EVS को ज्यादा पढ़ाना चाहिए उतना कम पढ़ाया जाता है आपके एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के प्रति उतने जागरूक नहीं हो पाएंगे, अवेयर नहीं हो पाएंगे. सो कंपल्सरी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कन्वेंशन है, कौन सा रूल है, फॉरेस्ट में क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी है, किसमें पैराबेन है, किसमें प्लास्टिक है, गर्म प्लास्टिक में पानी पीना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए. सो इन सब चीजों के वजह से अवेयरनेस होनी चाहिए. अब एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का ऐसा ही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है. फॉर एग्जांपल अभी एक कोर्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप 1 ईयर का एक कोई भी कोर्स पकड़ के मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं. अगर आपकी 3 ईयर की डिग्री है तो आपको 2 साल की ही करनी पड़ेगी. इसमें थोड़ा सा टसल है. लोग बोल रहे हैं कि जिनकी 4 साल की होगी मतलब बीटेक वाले इजिली मास्टर कर सकते हैं, 1 साल में MA हो जाएगी. दूसरे जो उनको 2 साल लगाने पड़ेंगे. तो सबके लिए एक होना चाहिए. केस चलेगा फिर वही बात हो जाएगी, 2 साल की करनी पड़ेगी. मास्टर्स आप 1 साल में कैसे कर लेंगे? मास्टर्स डिग्री का मतलब क्या है कि वो मास्टर बना रही है आपको किसी सब्जेक्ट में. जो ये BSc मतलब 4 years की होगी, एक कंपल्सरी है. 4 इयर्स की नहीं होगी. BSc भी उन्होंने बोला है कि 3+2 रखेंगे. बहुत इनको कंफ्यूजन है अभी को. सब कोर्सेज में कह रहे हैं 3+2 होगा, किसी में कहते हैं 3+1 कर देंगे. पता नहीं क्या करेंगे, मतलब कंफ्यूजन लेके आए हैं ज्यादातर. अरे मैंने देखा था एक कोर्स, उसमें कह रहे थे OP जिंदल यूनिवर्सिटी, उन्होंने डाल रखा था इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर एक डिग्री लेके आए थे. मेरे को अट्रैक्टिव लगी, मैंने फॉर्म भर दिया उसका. एंड देन मेरे से पूछ रहे कि आपका डिग्री कैसे था. मैं बोला 3 था, 3 इयर्स का. तो कहते फिर आपको 2 इयर्स की करनी पड़ेगी. मैं बोला आपने तो 1 साल लिखा है इसके ऊपर. मेरे को ये था कि 1 साल में निपटा के डिग्री आ जाएगी हाथ में. अब वो कह रहे हैं कि आपको 2 इयर्स की करनी पड़ेगी. सो बोल रहे हैं या तो वेट करिए. मैं कहा वेट करने से अच्छा कहीं और फॉर्म भर देता हूँ, तब तक हो जाएगा. सो कंफ्यूजिंग है थोड़ा उसमें.
सो इन्होंने कहा कि जो जितने भी एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं, ये जो मिशंस हैं, इनके ऊपर उन्होंने कोई लीगली बाइंडिंग प्रोविजन खुद नहीं लगाया, बट बाद में जब क्योटो प्रोटोकॉल आया तो उसमें ये प्रोविजंस के लिए एनफोर्समेंट लॉज हैं इनके पास। अब लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, और साथ में रियो अर्थ समिट भी कर लेंगे। अर्थ समिट बहुत जगह पे आ गया है, सो आप लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल आफ्टर हाँ, कई जगह पे है बीटेक के बाद 1 साल की मास्टर्स। अभी आप पढ़ लो, ऐसा ना हो कि आप ये छोड़ के मास्टर्स करने लग जाओ। जब फ्री होंगे तब, जॉब लेने के बाद भी मास्टर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी, इट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी international environmental treaty that came into existence under UN, that came into existence under UN full stop, UNFCCC, negotiated at Earth Summit 1992, Earth Summit 1992, at New York. This protocol aims to set some binding limits on the greenhouse gases, but it is also not legally binding. इन्होंने अपनी तरफ से बाइंडिंग रखा है कि जो भी क्योटो प्रोटोकॉल को मानता है उसको ये सब चीजें नहीं करनी है, बट कानूनन रूप से ये लागू नहीं होता। सो सम बाइंडिंग लिमिट्स, बट दीज लिमिट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो ये हमेशा याद रखना है। इन्होंने कहा कि हमें ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन पूरा है, इसको सबके ऊपर अप्लाई करना है। ये क्योटो कह रहा है, बट ये क्योटो कह रहा है, कोई लीगल एजेंसी नहीं कह रही है। सो कानूनन रूप से आप इसे माने ना माने आपकी मर्जी, इसलिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रुक नहीं पा रहा है। अदरवाइज इसके ऊपर कुछ एक फाइन इंप्लीमेंट किया होता तो लोग काम करते। सो दैट इज व्हाई ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से बाइंडिंग है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है एवरीडे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जो अर्थ समिट है इसको भी लिख लीजिए। लिखिए नेक्स्ट इज रियो अर्थ समिट, रियो RIO, रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट, सो अर्थ समिट हुई थी कहां पे? रियो में, रियो दे जेनेरियो में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज UNCED, it is also known as UNCED, Convention on Environment and Development। so इसको लिखिए Convention on Environment and Development, Environment and Development।
अब इसमें एक आता है एजेंडा 21, तो वो आपको करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें लिखिए दिस समिट रिजल्ट्स इनटू following documents. This summit results into following document. पहला है, हाँ जी यार इसका देखना पड़ेगा और समिट का, इसमें डेट दे रखा है। तो रियो दे जेनेरियो वाली और समिट हुई थी 92 में ही है, ये भी 1992 रियो आज समिट ही कहते हैं इसको। क्योटो जो है उसका है आपका हेडक्वार्टर एक टाइप से न्यूयॉर्क में, क्योटो प्रोटोकॉल का जो इन्होंने बाद में किया था। क्योटो में इन्होंने सिर्फ ये बातें रखी आज समिट की कि हमने इसको बाइंडिंग रखना है, मतलब सबके ऊपर बाध्य होना चाहिए, बट लीगल इनको मिल नहीं पाया वो। सो पहली कन्वेंशन है ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, जहां पे एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 पूछा गया है एग्जाम में। सो इसमें आप लिखिए 21st सेंचुरी का प्रोग्राम है ये। तो इसमें लिखिए इट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान, इट इज अ नॉन बाइंडिंग action plan with regard to non-binding action plan with regard to sustainable development in the 21st century. Sustainable development in the 21st century. Sustainable development in the 21st century. बाकी और सब भी थे बट उसको आपने याद नहीं रखना है, इतना ही इनफ है। एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 डेट अगर आपको प्रॉपर याद रखनी है इसकी तो 14 जून 1992 में हुई थी ये आपकी रियो दे जेनेरियो में। लगभग 179 गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। सिंपल, जब ये सबमिट हुई इससे पहले हमने रखे थे मिलेनियम गोल्स जिनको हमने कवर करना था, बट ये पूरे नहीं हुए। मिलेनियम गोल इन्होंने रखे थे, फिर उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे 2030 तक हमें वो अचीव रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दैट आर 13 नंबर 13 17 है 17 है, और ये 17 गोल जो हैं आपको 2030 तक कंप्लीट करने हैं। बहुत सारे गोल्स हैं ये। सो इसी में कह रहे हैं कि मिलेनियर गोल्स जब कंप्लीट नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा मीटिंग की, फिर उन्होंने कहा कि हमें ये अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इसको एक्सटेंड करके दूसरा नाम दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे कई जगह पे SDG भी लिखा होता है। 17 हैं ये, हमें अचीव करने 2030 तक, और यही हमारा टारगेट चल रहा है। 25 हो चुका है, 5 साल और बचे हैं, पता है आपको, फिर ये आगे एक्सटेंड होगा। फार्मर्स की इनकम 2022 में कम डबल करनी थी, वो हाफ हो गई, अब उसको और ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में। सो हर बार ये चलता रहता है। प्रोटोकॉल क्योटो हो गया, रोटरडैम हो गया है, कार्टेजना भी हो गया है, स्टॉकहोम भी हो गया है। अब आइए नागोया, नागोया ही है नेक्स्ट, नागोया NAGO। नागोया कल किया था ना, अब बता किन रहे थे। मीनामाटा हो गया था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो गई है, COP UNFCCC हो गया है।
फिर क्या रह गया? COP21 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो पेरिस में हुई थी। UNFCCC की एक COP है, दैट इज 21। इट वॉज हेल्ड एट पेरिस, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2015 में हुई थी ये। इसके कुछ एक पॉइंट्स लिखने हैं आपको। UNFCCC COP21 ये पेरिस में हुई थी 2015 में। सो इट इज इम्पोर्टेंट। इसके कुछ एक पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, UNFCCC COP21 पेरिस एट 2015। It is also known as Paris Agreement. इसको पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं। Aimed at reduction of climate change. Aimed at reduction of climate change. बड़ी बड़ी बातें मारी थी इन्होंने इसमें, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। It aims at unless developed countries reduce their emissions, countries reduce their emissions, कहाँ गया? significantly, the burden would be on poor, vulnerable countries. The burden would be on poor and vulnerable countries. अब डेवलप्ड कंट्रीज को ये चीज नहीं भाई, कहते हमें ही क्यों कह रहे हैं आप कि हमने किया? कहते you people have developed and still developing by burdening the poor countries, the vulnerable countries, and you are also developing on the verge of industrial revolution, जिसको आप कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी से जो ये आपने क्लाइमेट चेंज सब जगह आप चिल्लाते हैं, है ना? वहां पे होती है, बहुत बहस होती है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बहुत लड़ाई होती है इनकी। तो कह रहे हैं कि खुद को तुम डेवलप्ड कहते हो, फिर बाकियों को कहते हैं तुम सिविलाइज्ड नहीं हो। तुम खुद ही सिविलाइज नहीं हो, कहते आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट की, हमने स्टार्ट नहीं की। हम तो अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आपने बर्डन दे दिया पुअर और वनरेबल कंट्रीज के ऊपर, और यू आर डेवलप्ड ड्यू टू द वर्ज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपने औद्योगिक क्रांति की, हमने नहीं की, और अब आप कहते हैं कि हमें इसमें पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जर्मनी ने कहा था कि हम पैसे देंगे, बाकी सब मुकर गए, कहते हम नहीं देते पैसे, है ना? या तो हमें बाहर निकाल दो, क्योंकि वही बात है, नॉट बाइंडिंग, है ना? UNFCCC, यही तो इसका सबसे बैकवर्ड पॉइंट है। पुअर एंड वनरेबल कंट्रीज लीडिंग टू मोर लॉस एंड डैमेज, vulnerable countries leading to more loss and damage, आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द एग्रीमेंट आर, इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द एग्रीमेंट आर, पहला,
फर्स्ट लिखिए, अटेंडिंग कंट्रीज, जिन्होंने इसको अटेंड किया था, अटेंडिंग कंट्रीज ब्रैकेट में लिखिए 196, अटेंडिंग कंट्रीज ब्रैकेट में 196 हैव टू वर्क टुगेदर, अटेंडिंग कंट्रीज हैव टू वर्क टुगेदर to limit global warming, attending countries have to work together to limit global warming to more than 2 degrees Celsius, to more than 2 degrees Celsius above the pre-industrial level, above the pre-industrial level। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, जो कि नहीं हो सकता। with the stretch goal of keeping temperature, with the stretch goal of keeping global annual temperature, ऐसे लिखिए, with the stretch goal of keeping global annual temperature at 1.5 degree Celsius, 1.5 degree Celsius. It was committed for stopping the rise of, it was committed to stop the rise of greenhouse gases emissions. It was committed to stop the rise of greenhouse gases emissions. तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो 196 देश की लोग या कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनको शपथ खानी पड़ेगी कि आपने 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को डाउन करना है। मतलब 2 डिग्री, जैसे पहला औद्योगिक क्रांति से पहले जो आपका टेम्परेचर था वहीं पे लेके जाना है, मतलब जो अभी टेम्परेचर है उसको आपने 2 डिग्री तक नीचे गिराना है। या फिर ये भी नहीं कर सकते तो इन्होंने स्ट्रेच कर दिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तो आपको ये एवरेज रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है या 0.5 भी जाता है, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो राइज किया है वो इतना ही है, इसको हमने इतने पे ही मेंटेन करना है। जो ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर है, जिसको आप बोलते हैं वैश्विक वार्षिक तापमान, मतलब पूरे, आपने वो पढ़ा होगा, आइसोथर्म्स पढ़े होंगे आपने। आइसोथर्म आता है आपका, जहां पे आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते, क्या कहते हैं उसको, क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हीट का जो चैप्टर है आपका, इंसोलेशन, हीट एंड एक और है हीट बजट ऑफ द अर्थ, वहां पे आप पढ़ते हैं आइसोथर्म। तो आइसोथर्म जो है ये एक पॉइंट्स रखे होते हैं, आपने मैप के ऊपर मार्क करते हैं, फिर उसके हिसाब से आप पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, एनुअल टेम्परेचर कि मिनिमम इतना रहता है पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया इसको 27 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो पूरे वर्ल्ड में 27 डिग्री का हमने एक एनुअल तापमान बना लिया। तो उसी को कह रहे हैं कि ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्री आने से पहले या औद्योगिक क्रांति आने से पहले टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री अभी के हिसाब से कम था। पहले 25 डिग्री हमारा मान लीजिए चलता था एनुअल टेम्परेचर, बट अभी हमने इसको 2 डिग्री बढ़ा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये 2 डिग्री तक, सॉरी फिर गलत बोल रहा हूं मैं, 2 डिग्री तक नहीं बढ़ाना है, सिंपल। ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 तो बढ़ा ही दिया है, अभी हमारा ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर जो है पहले से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। हम कितना अभी कम करना चाहते हैं? अगर हम 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अबव जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, जो आप 2012 टाइप मूवीज देखी हैं आपने कि तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा। सो 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल एसी का अगर आप टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एनुअल टेम्परेचर बढ़ा देंगे 2 डिग्री, सो ये डिजास्टर्स हो जाएगा, है ना। अब लगा लीजिए कि अगर आप 29% एरिया पे बैठे हैं तो आपके पास फिर 20% ही रह जाएगा, 10% खत्म हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कारण हो सकता है। इसलिए कहा कि
कुछ और तो नहीं कर सकते, जितना 1.5 बड़ा है उसको उतने पे ही मेंटेन रखना है, ये इन्होंने शपथ ली। आगे लिखिए, पेरिस एग्रीमेंट इज नॉट अ ट्रीटी। नॉट अ ट्रीटी को अंडरलाइन करिए। पेरिस एग्रीमेंट इज नॉट अ ट्रीटी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज। Paris Agreement is not a treaty and is not binding on the countries. It deals with some elements. It deals with some elements. सिंपल, इन्होंने कहा कि कुछ एक एलिमेंट्स के साथ ही डील करता है, ये कोई ट्रीटी नहीं है कि आपने इसको साइन किया है और आपको ये मानना ही पड़ेगा, सो इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है। आगे लिखिए, थर्ड पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट था, दिस एग्रीमेंट सेज दैट फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द पुअर। दिस एग्रीमेंट सेज दैट finance will be provided to poor nations to help them. Finance will be provided to the poor nation to help them reduce the emissions of greenhouse gases, to cope up with the effects of extreme weather events, तो कह रहे हैं कि जितने भी आपके अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्रीज हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, बाढ़, चक्रवात, तूफान, आंधी, भूकंप, इन सब चीजों से ये लड़ पाए, इनके पास उतना पैसा नहीं है। सो ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो बाद में किसी ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, सब मुकर गए थे। ओनली जर्मनी ने कहा था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है दे विल कंट्रीब्यूट $100 billion टू दीज पुअर पीपल, जिसमें से $20 billion जो था अकेला जर्मनी ने दिया था, बाकी सब ने इसको नकार दिया, कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी चलाएंगे या फिर एनवायरमेंट फंडिंग करेंगे। जर्मनी ने भी एक बार दिया, वो भी साइड लाइन हो गया, क्योंकि जब कोई नहीं मान रहा तो आप क्यों देंगे। हाँ, मतलब उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं दिया, 20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब 5th पार्ट दे दिया था उन्होंने, बट नहीं दिया बाकी उन्हें। अब पेरिस एग्रीमेंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पे आपने किया था। मोदी जी कहते हैं मैं हूं आपके साथ, है ना मित्रों, हम करेंगे आपके लिए काम। तो वो थोड़ा उस टाइम आगे थे जोश में, क्योंकि 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे, है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब, कैसे, कहाँ हुआ, ये सब मैंने आपको लिखवाया ऑलरेडी साइंस एंड टेक में। बायोडाइवर्सिटी हो चुका है। अब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे बाद में करेंगे, इसे कहते हैं रियो +20, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तब के लिए ब्रेक, 5 मिनट ही पहले छोड़ा मैंने, आज तो अनर्थ हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास 2:30 बजे, 2:30 है।